तो जय दोस्तों, आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर देखिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो फिर से लेकर आ गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आपके लिए एकदम बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। ठीक है, इसमें जो चीज़ हम पढ़ने वाले अध्याय तो देखिए साइंस फर्स्ट का जो हमने चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट करा दिया है। विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर जो कि रसायन विज्ञान में सेकेंड चैप्टर आपका है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर में आपका जो आ जाएगा रसायन विज्ञान में अध्याय 2 यानी अम्ल, क्षार व लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट किसे कहते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी समझें और लास्ट तक आपको बने रहना है। लास्ट में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे जिससे आप अम्ल, क्षार व लवण को अच्छी तरीके से डिफाइन भी कर पाएंगे। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझना है तो लास्ट में ज़रूर जुड़े रहिएगा ताकि हम आपको अच्छी तरीके से समझा पाएँ। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया है अम्ल, क्षार व लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, वैद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट, क्या वैद्युत अपघट्य जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में, ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसके जलीय विलयन में, ध्यान दीजिएगा, जलीय विलयन का मतलब क्या होगा, जो जल में मिला हो। क्या हो, जो जल में मिला हो मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, जलीय विलयन कहेंगे। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या होती है, ध्यान दीजिएगा, क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो क्या होगा, यानी कि वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाती है। क्या हो जाती है, देखिए ध्यान दीजिएगा, वह पदार्थ जिसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसमें हम वैद्युत धारा का प्रवाह कर सकें उसे हम क्या कहेंगे, मेरे बच्चों क्या कहेंगे, प्रवाहित हो जाती है तो उसे हम वैद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl जिसे आप क्या कहते हैं, नमक कहते हैं, NH4Cl जिसे आप क्या कहते हैं, नौशादर आदि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे वैद्युत अपघटन। क्या, वैद्युत अपघटन जिसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ऐसी क्रिया को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ ही रहा होगा और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से हम समझाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में, किसमें, जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाती है। अवयवों का मतलब जैसे हमारा कोई विलयन है, ठीक है, अगर उसमें हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जो जिससे वह विलयन बना होता है ना, वो खंड खंड करके टूटने लगता है। जैसे एग्जाम्पल तरफ हम आपको समझाएंगे तो इस घटना को वैद्युत अपघटन कहते हैं। जैसे 2HCl जिसे आप एक बार जिसे हम कहते हैं वैद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा, H2+Cl2 बनेगा। क्या बनेगा, H2+Cl2 बनेगा। ठीक है, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या है, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो क्वांटे यानी स्वांटे आर्हीनियस ने सन 1887 ईस्वी में, किसने, स्वांटे आर्हीनियस ने सन 1887, ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, स्वांटे आर्हीनियस ने सन 1857 ईस्वी में वैद्युत अपघटन की क्रिया, किसकी, वैद्युत अपघटन की क्रिया तथा वैद्युत अपघट्यों के अन्य गुणों को, किसको, वैद्युत अपघट्यों के अन्य गुणों को स्पष्ट करने हेतु एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, जिसे वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत वियोजन का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखेंगे, आयनन की मात्रा। तो आयनन की मात्रा क्या होती है उसके बारे में हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। तो किसी विद्युत अपघट्य का वह भाग, किसका, किसी विद्युत अपघट्य का वह भाग जो आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है, किसके रूप में, आयनों के रूप में वियोजित हो जाता है। मतलब कि किसी वैद्युत अपघट्य का वह भाग जो आयनों के रूप में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है, उसे आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनन की मात्रा या वियोजन की मात्रा कहते हैं। तो आयनन की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या, क्या, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या बटे अणुओं की कुल संख्या। क्या हो जाएगा, आयनों में वियोजित अणुओं की संख्या अपान अणुओं की कुल संख्या आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए क्या है, प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। प्रबल का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली जो होते हैं वैद्युत अपघट्य वो क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ
जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनों में विभाजित हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या हो जाते हैं, पूर्ण रूप से आयनों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे NaCl, HCl, NH4Cl, KOH आदि, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में, किसमें, ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित नहीं हो पाते, यानी ऐसे पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में विभाजित नहीं हो पाते, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बल, मतलब कि ऐसे पदार्थ हैं जो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, आयनों जो होते हैं ना, आयन में विभाजित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहेंगे, ठीक है। जैसे HCN, CS3COOH आदि, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। अगला देखेंगे जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण, यानी स्थिर ताप जो कोई हम क्या करेंगे, स्थिर ताप लेंगे तो जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण H+ तथा हाइड्रोक्साइड आयनों के सांद्रण OH के गुणनफल को जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। इसे Kw से प्रदर्शित करते हैं। तो Kw बराबर क्या हो जाएगा, H+ × OH-, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से लिख लेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, क्वेश्चन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल के आयनिक गुणनफल का मान 1 × 10⁻⁻14 होता है। कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जो जल का आयनिक गुणनफल का मान है वह क्या होता है, 1 × 10⁻⁻14 होता है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से समझते रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर जल के जो आयनिक गुणनफल का जो मान है 1 × 10⁻⁻14 होता है, ठीक है। चलिए अगला अम्ल की बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे। तो आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार, किसके, आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन को धन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। यानी आर्हीनियस के अनुसार क्या होगा, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन के धन आयन देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, ठीक। हाइड्रोजन क्या देंगे, धनायन देते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताएंगे। तो आपको समझ में आएगा एसिड किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो टूट करके क्या, जहां आपको दिख जाए कि H+ निकल रहा है ना, वो क्या होगा, अम्ल होगा हमारा, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देखेंगे HCl क्रिया करके क्या बना, देखिए टूट करके क्या बना रहा है, H+ और Cl- बना, अथवा ये क्या है हमारा क्या है, अम्ल है, ठीक है। वे पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है उन्हें अम्ल कहते हैं। यानी आप चीखने पर स्वाद के द्वारा पता लगा सकते हैं कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे CS3COOH, सिरका जिसे आप क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। HCl जिसमें आप क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, ब्रांस्टेड-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, ब्रांस्टेड-लॉरी के सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, अम्ल कहेंगे, ठीक है। तो जैसे इसमें आप देख रहे हैं HCl + H2O, जब क्रिया करेंगे तो बनाएंगे क्या हमारा, H3O- + Cl- आपका बनाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे क्षार या अम्ल की या भस्म की बात करेंगे। तो जिसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, क्षार या भस्म क्या होता है उसके हम बारे में बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको एकदम एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते रहेंगे। तो आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार, किसके अनुसार, आर्हीनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड के आयन OH- देते हैं, यानी कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड के आयन OH- देते हैं उन्हें क्षार या भस्म कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार या भस्म कहते हैं, ठीक है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका देखेंगे NaOH एक क्या, ठीक है, आपका क्या है, विलयन है, अवक्षेप है। जब ये टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा, OH- बनाएगा। तो इसमें जब OH- मिले, ठीक, क्या मिले,
OH माइनस मिले तो वहाँ पर क्या होगा, क्षार होगा। जब Cl माइनस मिले या H प्लस मिले तो वहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पर आपको मिलेगा क्या, वहाँ पर आपको मिलने वाला है क्या, अम्ल मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, अच्छी तरीके से समझते रहना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। इसी में वे पदार्थ जिसका स्वाद तीखा व कसैला होता है, कड़वा होता है। ठीक है, तो जिसका स्वाद क्या होगा, तीखा व कसैला हो। जैसे आंवला आप लोग कभी खाए हैं ना, उसका स्वाद कैसा होगा, तीखा होता है या कसैला होता है। तो उन्हें क्षार या भस्म कहते हैं। तो उसमें क्या पाया, क्षार पाया जाता है। तो जैसे NaOH प्लस कामक की OH आपके लिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते। अब देखिए ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने भी एक सिद्धांत दिया था कि वे पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटॉन ले सकते हैं, मतलब किसी दूसरे पदार्थ से क्या ले सकते हैं, प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं, उन्हें क्षार या भस्म कहते हैं। जैसे C5H5, यहाँ पर C5H5 NCl। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा C5N। ठीक है, ये L में होगा, लिक्विड में होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, H प्लस एक्वारिजियम हो जाएगा। तो बनाएगा क्या हमारा C5H5N+ बनाएगा, ये आपके लिए हो जाएगा। नोट में लिखेंगे, नोट में क्या लिखेंगे, आप इसका पूरा नोट्स बना सकते हैं, अच्छी तरीके से बना सकते हैं और लिख भी सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो भस्म को क्षारक भी कहते हैं। जो भस्म होता है ना, उसे हम क्षारक भी कहते हैं। भस्म को कभी कभी क्षार भी कहते हैं। जो भस्म होता है इसको हम कभी कभी क्या कहेंगे, क्षार भी कहते हैं। भस्म को क्षार तब कहते हैं जब उसकी शुद्ध अवस्था में OH माइनस उपस्थित होता है। किसमें, शुद्ध अवस्था में क्या होगा, OH माइनस जब उपस्थित होता है तब यहाँ पर आपका क्षार या भस्म बनता है। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। प्रबल अम्ल की बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करेंगे। प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, तो जिन अम्लों में आयरन की मात्रा अधिक होती है, जिन अम्लों में क्या होगा, आयरन की मात्रा अधिक होती है, प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक है, जिन अम्लों में क्या होगी, आयरन की मात्रा क्या होगी, अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl, H2SO4 आदि। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। दुर्बल अम्ल की बात करेंगे तो जिन अम्लों के आयरन की मात्रा कम होती है, जिन अम्लों में किसकी मात्रा कम होगी, आयरन की मात्रा कम होती है, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे HCN, CS3COOH आदि। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रबल क्षारक की बात करेंगे। प्रबल क्षारक किसे कहते हैं, तो जिन क्षारकों के आयरन की मात्रा, जिन क्षारकों में आयरन की मात्रा अधिक होती है, उन्हें प्रबल क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो किसमें, जिन क्षारकों में आयरन की मात्रा क्या होगी, अधिक होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रबल क्षारक कहते हैं। जैसे NaOH तथा KOH आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। दुर्बल क्षारक की बात करेंगे। दुर्बल क्षारक क्या होता है, तो जिन क्षारकों के आयरन की मात्रा कम होती है, जिन क्षारकों के आयरन की मात्रा कम होती है, उन्हें दुर्बल क्षारक कहते हैं। ठीक है, तो जिन क्षारकों में आयरन की मात्रा क्या होगी, कम होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। जैसे NH4OH आदि। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, हाइड्रोजन आयन या सांद्रण। हाइड्रोजन आयन सांद्रण आपकी बात करेंगे, हाइड्रोजन आयन सांद्रण की बात करेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम आयनों की संख्या, किसकी, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम आयनों की संख्या को हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन सांद्रण कहते हैं। इसे H+ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, H+ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या ग्राम आयन प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मोल प्रति लीटर या ग्राम आयन लीटर होता है। अर्थात यहाँ पर H+ से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 10⁻⁻⁻ pH आपका बनाएगा। ठीक है, चलिए विलयन का pH मान क्या होता है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताएंगे और आपको बस हमारे साथ जुड़े रहना है अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
जिस विलयन के हाइड्रोजन सांद्रण के H+ व्युत्क्रम के लघुगुणक के विलयन का pH मान कहते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा, यानी कि किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन का जो लघुगुणक होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन का जो लघुगुणक होगा, इसका जो व्युत्क्रम होगा, मतलब 1 में अगर लगा देंगे तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। इसके व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे, pH मान कहते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। उसका देखिए नोट फर्स्ट की बात करेंगे। यदि किसी विलयन का मान जो है 7 से कम, यानी pH इज लेस देन 7, मतलब कहने का मतलब जो pH मान है वो 7 से अगर कम है तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। यदि किसी विलयन का pH मान 7 के बराबर है तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा। जैसे जल आपका क्या है, उदासीन है। यदि किसी विलयन का pH मान 7 से अधिक हो, ठीक है, तो वह क्या होगा, विलयन, यानी pH इज ग्रेटर देन 7, तो विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। चलिए आगे आपको बता, तो सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। तो वे पदार्थ जिसका प्रयोग, यानी वे पदार्थ जिनका प्रयोग आयनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। यानी कि वे पदार्थ जिनका प्रयोग हम आयतनात्मक विश्लेषण में किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। ठीक है, अम्ल क्षार सूचक की बात करेंगे। अम्ल क्षार सूचक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में, वे पदार्थ जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग तथा क्षारीय विलयन में दूसरा रंग होता है। यानी ऐसे पदार्थ जिनका, यानी कि एक रंग, यानी कि अम्लीय विलयन में, यानी अम्लीय क्या होता है मेरे पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुछ समझाते हैं हम आपको। अम्ल क्षार सूचक क्या कहते हैं कि वे पदार्थ जिसका अम्लीय विलयन में एक रंग, मतलब अम्लीय विलयन रहेगा दूसरा रंग रहेगा, अगर क्षारीय विलयन रहेगा दूसरा रंग होता है। अर्थात pH मान में, किसमें, pH मान में जो उचित परिवर्तन होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है कि वे पदार्थ जिनका अम्लीय, ठीक है, क्या, जिनका अम्लीय विलयन में एक रंग होता है और क्षारीय विलयन में, ठीक है, और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग आपको देखने को मिलेगा, तो अर्थात pH मान में उचित परिवर्तन के साथ साथ इनके रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है, तो उन्हें अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्ल क्षार सूचक कहते हैं। जैसे नोट में यहाँ लिखेंगे, कुछ अम्ल क्षार निम्न हैं, कुछ अम्ल और क्षार निम्न हैं। पहला क्या है, लिटमस पेपर, दूसरा फिनाप्थलीन, तीसरा मेथिन ऑरेंज, चौथा मेथिल रेड, पांचवा ब्रोमोथाइमाल ब्लू। क्या, ब्रोमोथाइमाल ब्लू। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे अम्लों के सामान्य गुण के बारे में बात करेंगे कि अम्लों के हमारे सामान्य गुण कौन कौन से हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अम्लों के सामान्य गुण निम्न हैं आपके, कौन कौन से हैं। प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, वो प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं, अर्थात ये अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, अपने आप को क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। जो प्रबल अम्ल होते हैं ना, वो प्रबल संक्षारक पदार्थ होते हैं। मतलब संक्षारक का मतलब तोड़ने का गुण, किसी पदार्थ को तोड़ने का गुण बहुत ज़्यादा इनमें होता है, अर्थात भी अपने प्रभाव से लकड़ी, कपड़ा, कागज आदि को गलाकर नष्ट कर, मतलब ये पदार्थ अगर किसी के ऊपर डाल दिया जाए ना, तो वो उस पदार्थ को गला करके नष्ट करने में, इसमें ताकत इसमें बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है कि वो गलाने की ताकत रखता है, किसी चीज़ को गलाने की ताकत बहुत रखता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसमें देखिए प्रबल अम्ल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। जो अम्ल होते हैं ना, इसका स्वाद आप कभी चीखिएगा मत, क्योंकि वो जलन, मतलब कि अगर आप जीभ पर रखेंगे ना तो आपकी जीभ भी जल जाएगी, उतना एरिया आपका जला ही देगा, तो आप कभी चीखने का प्रयास मत करिएगा। किंतु इनकी संक्षारक प्रवृत्ति के कारण इनको चक्कर नहीं देखना चाहिए, अगर इनको आप चीखेंगे तो आप जल जाएंगे। ठीक है, अम्ल जल में विलेय है। अम्ल जो होता है वह जल में क्या होता है, विलेय है। इसको जल में डाल देंगे तो ये क्या होगा, घुलनशील एंड जल में विलेय हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें यह नीले लिटमस पेपर को, जो नीला लिटमस पेपर है ना, इसको लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देता है। अम्ल का pH मान सदैव 7 से कम होता है। जो अम्ल का pH मान है ना, वो सदैव 7 से कम होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं।
क्षारों के सामान्य गुण की बात करेंगे, क्षारों के सामान्य गुण कैसे होते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्षारों के सामान्य गुण निम्न है, कौन कौन से? प्रबल क्षार की प्रबल अम्लों की भांति संक्षारक होते हैं। जो प्रबल क्षार होते हैं ना, वो प्रबल अम्लों की भांति क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं, ठीक है। अर्थात अपने प्रभाव से लकड़ी और कपड़ा, कागज, त्वचा आदि को नष्ट करने की प्रवृत्ति रखते हैं, ठीक है। और लेकिन संक्षारक प्रवृत्ति प्रबल अम्लों की तुलना में कम होती है। यानी जितना आपको एसिड क्या मिलेगा, संक्षारक क्षमता जितना एसिड की ज़्यादा होगी उससे कम ही आपकी इसकी होती है, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। उसका देखेंगे, क्षार का स्वाद तीखा और जलन उत्पन्न करने वाला होता है। जो क्षार का स्वाद होता है ना, वो तीखा होता है और आपको ज्वलन पैदा करता है। हानिकारक होने कारण इनको चख कर नहीं देखना चाहिए। ये हानिकारक होते हैं, इसलिए इनको हम क्या कर चख कर नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। किसको? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं, ठीक है। क्षार का पीएच मान सदैव 7 से अधिक होता है। जो क्षार का पीएच मान है ना, वो सदैव 7 से अधिक होता है, ठीक है। उदासीनीकरण की बात करेंगे। उदासीनीकरण किसे कहते हैं? तो अम्लों तथा क्षारों की परस्पर क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। किसको? उदासीनीकरण किसे कहते हैं? तो अम्लों तथा क्षारों की परस्पर क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। यदि हम अम्ल और क्षार को क्रिया करा देते हैं तो वो क्या बनाएगा? लवण बनाएगा। उसके साथ साथ क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जल बनाते हैं, ठीक है। जैसे इसमें देखेंगे, NaOH क्या है? एक क्षार है, और HCl क्या है? एक अम्ल है। जब हम इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? NaCl लवण बनेगा प्लस H2O यानी कि जल बनेगा, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, उदासीनीकरण उष्मा, ठीक है। तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा किसका? 1 ग्राम तुल्यांकी भार तथा अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार के तनु विलयनों के परस्पर, ठीक है। तो 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तनु विलयनों के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित उष्मा को उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? अवशोषित उष्मा को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण उष्मा कहते हैं, ठीक है। ये आपके लिए हो जाएगा। अगला देखेंगे, लवण और सॉल्ट की बात करेंगे। लवण किसे कहते हैं? सॉल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसी अम्ल तथा क्षार की, क्या ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को लवण कहते हैं, ठीक है। तो किसी अम्ल तथा क्षार की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है ना, उससे प्राप्त जो आयनिक ठोस है उसको लवण कहते हैं। जैसे NH3 प्लस HCl, जब ये क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? NH4Cl। क्या बनाएगा? NH4Cl आपका बनाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। लवणों के प्रकार की बात करेंगे तो लवण 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो लवण 6 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? देखिए ध्यान दीजिएगा, सामान्य लवण होते हैं, जैसे हमारे NaCl नमक हो गया, KNO3 हो गया, ये आपका हो गया। अम्लीय लवण की बात करेंगे, जैसे NaHSO4, NaCO3 आपका अम्लीय हो जाएगा। क्षारीय लवण की बात करेंगे तो जैसे MgOHCl और ZnOHCl, ये आपके हो जाएंगे क्षारीय लवण। मिश्रित लवण की बात करेंगे तो NaKHSO4 क्या है? मिश्रित लवण है। औद्योगिक लवण की बात करेंगे तो जिसे आप क्या कहते हैं? फिटकिरी कहते हैं। तो K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। संकर लवण की बात करेंगे तो KUFECH की होल पावर 6 आपके लिए हो जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला देखेंगे, लवण जल अपघटन यानी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसकी? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करेंगे तो वह अभिक्रिया जिसमें कोई लवण जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है। कोई हमारा जो लवण है वो जल से अभिकृत होकर अम्लीय, क्षारीय या उदासीन विलयन बनाता है, उसे लवण जल अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण जल अपघटन कहते हैं। जैसे H2O जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? H प्लस OH माइनस आपका बना देगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, धामन सोडा यानी कि वाशिंग सोडा, जिसे आप क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा कहते हैं। तो रासायनिक नाम इसका क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहेंगे, ठीक है।
अणुसूत्र की बात करेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O, क्या बनेगा यहाँ पर Na2CO3 इंटू 10H2O आपका बनेगा। ठीक है, तो निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए कास्टिक सोडा NaOH में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं, जिससे सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट का क्या प्राप्त होगा, जलीय विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे 2NaOH क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप क्या कहेंगे, कास्टिक सोडा कहेंगे, प्लस CO2 जिसे आप क्या कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे। ठीक है, और जब ये क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O जल बनाएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इनके भौतिक गुण की बात कर लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, सफ़ेद रंग का एक क्या होता है, पदार्थ, को ठोस पदार्थ होता है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका जो गलनांक होता है ना, वो 850 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में विलेय है, जल में क्या है, विलेय है। इसके जलीय विलयन का सांद्रण करने पर सोडियम कार्बोनेट एक क्रिस्टल Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। इनके जलीय विलयन का जब हम सांद्रण करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल Na2CO3 इंटू 10H2O प्राप्त होता है। रासायनिक गुण की बात करते हैं। तो रासायनिक गुण देखिए, ऊष्मा का प्रभाव। जब क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट को शुष्क हवा में खुला छोड़ने पर, जो क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट है, इनको जब शुष्क हवा में खुला छोड़ देते हैं या हल्का गर्म करने से इनके क्रिस्टलन जल का अधिकांश भाग वायुमंडल में चला जाता है। किसमें, वायुमंडल में चला जाता है, तथा Na2CO3 इंटू 10H2O बनता है। क्या बनता है, Na2CO3 इंटू 10H2O बनता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 ठीक है प्लस 10H2 इंटू 10H2O है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जब इसको शुष्क हवा और खुले में छोड़ने पर जब क्रिया करेंगे तो बनेगा क्या, Na2CO3 इंटू H2O प्लस 2H2O आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर बात करेंगे, जल अपघटन की बात करेंगे। ठीक है, जल अपघटन की बात करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को जिसको भी जल अपघटन मालूम हो वो भी अपना कमेंट करते रहेंगे। तो जल अपघटन के कारण इनका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जल अपघटन के कारण जो इनका जलीय विलयन होगा ना, वो क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया की बात करेंगे। तो जलीय विलयन में, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता में प्रवाहित करने पर, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है वो, ठीक है, वो किसमें, ध्यान दीजिएगा, कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता में प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। मतलब Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO3 जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 2Na प्लस HCO3 आपका बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। उपयोग की बात करेंगे तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, जब इसका प्रयोग कहाँ होगा, प्रयोगशाला में। ठीक है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, कपड़े धोने में तथा साबुन बनाने में। इसका उपयोग किस में होता है, कपड़े धोने में भी होता है और साबुन बनाने में भी होता है। और जल की कठोरता को दूर करने में। ठीक है, तो जल की कठोरता को दूर करने में। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको अच्छी तरीके से तैयारी करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कांच तथा कागज़ उद्योग में, किसमें, कांच तथा कागज़ के उद्योग में, आग बुझाने वाले यंत्रों में PbNO3 का होल्ट वाइज के साथ मिलाकर सफ़ेदा बनाने में इसका उपयोग सफ़ेद पेंट के रूप में होता है। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। चलिए, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, तो खाने का सोडा का नाम, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो अणुसूत्र की बात करेंगे NaHCO3, क्या है, NaHCO3 है। निर्माण की प्रयोगशाला विधि की बात करें, किसकी बात करेंगे,
निर्माण की प्रयोगशाला विधि क्या होती है? तो प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जो निर्माण में प्रयोगशाला में सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। क्या करके? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें देखेंगे तो Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O जब ये क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? 2NaHCO3। क्या बनाएगा? 2NaHCO3 आपका बनाएगा। ठीक है, भौतिक गुण की बात करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट सफ़ेद रंग का एक ठोस पदार्थ होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? सफ़ेद रंग का क्या होता है? एक ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, और यह जल में विलेय है। जल में क्या होता है? यहाँ विलेय होता है। जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। जल अपघटन के कारण इसका जलीय विलयन होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? क्षारीय होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। रासायनिक गुण की बात करते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, उष्मा का प्रभाव इसमें क्या होगा? पहला नंबर क्या है? उष्मा का प्रभाव। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है। किसको? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर यह क्या होता है? अपघटित हो जाता है। तथा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनता है। इसमें क्या बनेगा? देखिए ध्यान दीजिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनता है, जिसमें देखिए 2NaHCO3 गर्म करने पर क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O आपका बन जाएगा। अम्लों से अभिक्रिया की बात करेंगे तो प्रबल अम्लों से अभिक्रिया करके यह CO2 गैस मुक्त करता है। किससे? प्रबल अम्लों से अभिक्रिया करके यह CO2 गैस मुक्त करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? NaHCO3 प्लस HCl। क्या बनेगा? NaHCO3 प्लस HCl। जब यह क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2 आपका बना लेगा। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उपयोग की बात करेंगे तो प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यह झागदार, ठीक है, झागदार पेय पदार्थ बनाने में काम आता है। जो जैसे पेप्सी कोला आप सब पीते हैं ना, वो चीज़ बनाने में काम आता है। यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। किसमें? आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक फटता नहीं है। इसमें जो कच्चा दूध इसमें मिला देते हैं तो ये देर तक फटता नहीं है। जो कच्चे दूध में इसको हम मिला देंगे ना तो वहाँ देर तक क्या होगा? फटेगा नहीं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम आगे आपको बताते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे देखिए आगे क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है कि यह आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। उसके बाद कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर तक फटता नहीं है। उसके बाद यह ब्रेड बनाने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रेड बनाने में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करेंगे विरंजक चूर्ण, जिसे आप क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक नाम की बात करें कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। क्या? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, जिससे आप क्या कहते हैं? अणुसूत्र इसका क्या होता है? CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2 होता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए चलिए इसके निर्माण की बात करते हैं। प्रयोगशाला में विरंजक चूर्ण को शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है। किस पर? शुष्क बुझे हुए चूने पर किसकी क्रिया से? क्लोरीन गैस की क्रिया से बनाया जाता है। जैसे CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2, तो ये क्या है? शुष्क बुझा चूना है, बुझा हुआ चूना है, और ये हमारा क्या है? क्लोरीन है। जब इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या? CaOCl2 विरंजक चूर्ण प्लस H2O आपका बनेगा। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को व्यापारिक मात्रा में बनाने की प्रमुख दो विधियां हैं। जो विरंजक चूर्ण होता है ना, इसको व्यापारिक मात्रा में बनाने की प्रमुख दो विधियां हैं। पहला क्या है? हेजन क्लेवर विधि। क्या? हेजन क्लेवर विधि। दूसरा बैचमान विधि। तो देखिए यहाँ पर हेजन क्लेवर विधि क्या है? इसमें हम क्या करते हैं? लाइम डालते हैं। ठीक है, स्लैक लाइम, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और यहाँ से क्या होती है? वेस्टेड गैसेस निकलती हैं और यहाँ से हम क्लोरीन गैस क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये इधर से क्या करता है? बना करके अपना ये यहाँ तो इस फिगर को आप लोग सभी लोग बना लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं।
देखिए इस विधि में क्या होता है, कई खोखले वेलन होते हैं। इसमें क्या होता है, कई खोखले वेलन होते हैं जिनमें बीच में लगी छड़ों में, जो बीच में आप देख रहे थे छड़ लगी हुई थी ना, छड़ों में विडोलक लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, विडोलक लगे होते हैं। इन वेलनों का संबंध एक दूसरे से इस प्रकार होता है कि इनमें भरे पदार्थ एक दूसरे से में आ जा सकते हैं, यानी जो इसमें पदार्थ भरे होते हैं ना वो एक दूसरे में आ सकते हैं, एक बेलन से दूसरे बेलन में, दूसरे बेलन से तीसरे बेलन में, इस तरीके से आ जा सकते हैं। और ऊपरी बेलन में से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, जो ऊपरी बेलन होता है ना इसमें से क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर तथा विडोलकों को चलाने पर क्लोरीन तथा बुझे हुए चूने की क्रिया होती है या ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चलेंगे बैचमान विधि की बात करेंगे। तो बैचमान विधि क्या होती है, स्लैग्ड लिमिट। क्या स्लैग्ड लिमिट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ से आपकी वेस्ट गैसेस निकलती हैं, ये हमारे रैक होते हैं, इसमें से Cl2 गैस प्रवाहित होती है और यहाँ से हॉट एयर अंदर प्रवाहित की जाती है और यहाँ पर क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर हमारा नीचे मिलता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम आपको समझाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की बैचमान विधि क्या होती है। तो इस विधि में प्रयुक्त संयंत्र, जो इस विधि में जो प्रयुक्त संयंत्र है एक मीनार की आकृति का होता है। किसकी आकृति का होता है, एक मीनार की आकृति का होता है, जिसमें बीच में लगी एक छड़ में, मान लीजिए बीच में कोई छड़ लगी है तो छड़ में कई चरखियां लगी होती हैं। कई चरखियां क्या होती हैं, लगी होती हैं। इसमें ऊपर की ओर से बुझा हुआ चूना संपीडित, इसमें ऊपर की ओर क्या होता है, बुझा हुआ चूना क्या होता है, संपीडित। ठीक है, संपीडित वायु की सहायता से डाला जाता है। किसकी सहायता से, वायु की सहायता से डाला जाता है तथा नीचे की ओर से क्लोरीन गैस तथा गर्म वायु प्रवाहित की जाती है। नीचे की ओर से क्या होता है हमारा, देखिए आप नीचे जो फिगर में देखे थे ना उसमें से गर्म गैस प्रवाहित की जाती हैं। संयंत्र में क्लोरीन तथा बुझे चूने की क्रिया से ब्लीचिंग पाउडर बनता है। जो संयंत्र होता है ना उसकी क्रिया से क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, जो संयंत्र के नीचे के भाग से बाहर निकलता है। जो संयंत्र होता है ना उसके नीचे से भाग से क्या होता है, बाहर निकलता है। भौतिक गुण की बात करेंगे तो यह हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। क्या होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। यह जल में विलेय है। क्या है, जल में विलेय है। इसमें से क्लोरीन जैसी गंध आती है। ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। रासायनिक गुण की बात कर लेते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर धीरे धीरे स्वयं अपघटित हो जाता है तथा कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोरेट बनता है। 6CaCl2 जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, 5CaCl2 प्लस CaClO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके, किसके साथ, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके भी यह क्लोरीन गैस मुक्त करता है। ठीक है, जैसे CaOCl2 प्लस H2SO4 जब यह क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या, CaSO4 प्लस H2O प्लस Cl2 आपका बनाएगा। अगला देखेंगे कोबाल्ट क्लोराइड, यानी जो हमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी यह अपघटित होकर ऑक्सीजन गैस बनता है। जैसे 2CaCl2 जब ये CaCl2 उत्प्रेरक के रूप में क्रिया करेगा तो बनाएगा क्या हमारा 2ACl2 प्लस CO2 आपका बनाएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। इसका उपयोग विभिन्न पदार्थों, कपड़ों, फर्नीचर, कागज आदि के रंगों को उड़ाने में किया जाता है। ठीक है, और दूसरा नंबर में क्या है, इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में तथा कुछ यौगिकों को बनाने में किया जाता है। किसके रूप में, जीवाणुनाशक के रूप में तथा कुछ यौगिकों को बनाने में किया जाता है। फोर्थ नंबर में देखिए क्या आता है मेरे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस आता है। ठीक है, तो रासायनिक नियम इसका क्या है, रासायनिक नेम इसका क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। अणुसूत्र की बात करेंगे तो CaSO4 इंटू हाफ H2O या CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O आपका होता है। निर्माण की प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे तो प्रयोगशाला में जिप्सम जो होता है CaSO4 इंटू 2H2O को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस क्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। ठीक है, ये आप हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2CaSO4 इंटू 2H2O 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर जिप्सम हो जाएगा। तो CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O। ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। भौतिक गुण की बात करेंगे, यह सफेद रंग का चूर्ण होता है। रासायनिक गुण की बात करते हैं, रासायनिक गुण देखिए जल का प्रभाव, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को
सोख लेता है और जिप्सम बनाता है जो कड़ा होता है। इस पूरी क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। जैसे CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O प्लस 3H2O, जब ये क्रिया करेगा तो 2CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे आप क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। और ये हमारा क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, उष्मा का प्रभाव। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है। जब इसको हम गर्म करेंगे जो उसमें जल की मात्रा होगी ना वो निकल जाएगी, और तथा प्राप्त पदार्थ मृत ज्वलित कहते हैं। जो प्राप्त पदार्थ है उसे क्या कहेंगे, मृत ज्वलित कहेंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जैसे CaSO4 का होल ट्वाइस क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। H2O, इसको जब हम 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, 2CaSO4 प्लस H2O बनेगा, जिसे कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। ठीक है, उपयोग की बात करेंगे तो अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को से खिलौने तथा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, चाक बनाने में काम आता है। ठीक है, तो ये आपके लिए हो जाएगा मेरे पास जो पूरा चैप्टर 2 है। तो एसिड बेस यानी कि सॉल्ट आपके लिए चैप्टर्स था। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।